पछतावा। एक हफ्ते को तो अकेला छोड़ो, उन्हें अगर इस काम के लिए 1 महीना भी दे दिया जाए फिर भी वो कायरा से नहीं मिल पाएंगी। वो कैसे पब्लिसिटी डील के लिए इस तरह उसे मना पाएंगी? क्या तुमने देखा नहीं ईमेल रिप्लाई में कि कायरा उनसे बात तक नहीं करना चाहती? जो इंसान अभी कुछ देर पहले अर्पिता की काबिलियत को लेकर बातें कर रहा था, वो और भी जोर से बोलने लगा जब उसने देखा कि बाकी लोग भी उसे देख रहे हैं। उन लोगों ने पहले अर्पिता को लेकर अपनी नाराजगी नहीं जाहिर की थी, क्योंकि उन्हें मिस्टर संजय और अर्पिता के बीच के संबंधों का कुछ नहीं पता था। और आखिरकार मिस्टर संजय और अर्पिता का चुपके से लिया हुआ फोटो कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था। हालांकि पिछले 2 दिनों से अर्पिता जहां कायरा की डील को लेकर बिजी थी, वहीं मिस्टर संजय ने भी अर्पिता के लिए कोई भी फिक्र का निशान नहीं दिखाया था। ऐसा लग रहा था वो दोनों ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। अर्पिता ने जरूर लिटिल प्रिंसेस का इस्तेमाल करके मिस्टर संजय और उसके बीच के अफेयर की अफवाह फैलाई होगी, जिससे वो अपना सोशल स्टेटस ऊंचा कर सके। वो कैसे ऐसे किसी इंसान को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहने दे सकते थे और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की इज्जत खराब करने दे सकते थे? वरुण, उनके बारे में कम बोलो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर सच में वो कायरा को इस पब्लिसिटी डील के लिए मना पाई और बाद में उन्होंने फ्यूचर में तुम्हें सबके सामने उनसे माफी मांगने के लिए कहा तो? पीछे से एक कलीग उसे रोकते हुए कहने लगा। जिसमें वरुण को आवाज दिया था वो आगे बढ़ा। अपने हाथों की घड़ी करते हुए वो अर्पिता की ओर देखते हुए कहने लगा, अगर इन्होंने सच में कायरा को डील के लिए मना लिया तो मैं सबके सामने अपने घुटने पर बैठकर इनसे 3 बार माफी मांग लूंगा। ऋषभ अर्पिता को ऊपर से नीचे देखते हुए अजीब नजरों से कहने लगा, क्या तुम्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है? इस ऑफिस में हो रहे ड्रामे को देखने के लिए बहुत से कलीग्स वहाँ जमा हो गए थे। अर्पिता धीमे से अपनी कुर्सी से उठी और ऋषभ की ओर देखने लगी। उसे ऋषभ की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसने अपने कंप्यूटर को बंद किया और अपना बैग उठाकर वो वहाँ से चली गई। अर्पिता, अगर आप कायरा को इस डील के लिए नहीं मना पाई तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहने की आपकी कोई काबिलियत नहीं है, ना ही आपके पास यहाँ रहने की कोई वजह है। ऐसे में तो आप सुपरवाइजर अदिति के मुकाबले बहुत कम लेवल पर होंगी। बाकी की बात लिफ्ट के बंद होने के साथ सुनाई नहीं आई। अर्पिता लिफ्ट की दीवार पर टिक गई। हालांकि अभी हुई बहस से उसका मूड ऑफ नहीं था। ईमेल में लिखे हुए शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। कायरा को वो प्रपोजल जरूर पसंद आया था और शायद वो उसे अच्छा भी मान रही थी, तो उसने अर्पिता को बात बढ़ाने का एक भी मौका क्यों नहीं दिया? ये तो बहुत अजीब है। उसे ये पूरा मामला सुलझाना होगा। सिर्फ इस मामले को सुलझाकर ही वो किसी तरह कायरा को इस पब्लिसिटी डील के लिए मना पाएंगी। अर्पिता जैसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बाहर निकली, उसने जल्दी से प्रिया को कॉल लगाया। माय डियर, प्लीज मेरा एक काम कर दो। जल्दी से अपने मेल कलीग को पूछ लो कि क्या उन्हें आज कायरा के शेड्यूल के बारे में कुछ पता है, और उनसे ये भी पूछो कि क्या वो कायरा की करंट लोकेशन बता सकते हैं। प्रिया दूसरी लाइन पर चुपचाप अर्पिता की बातें सुन रही थी। और आखिर प्रिया एक डॉक्टर थी, ना कि किसी गॉसिप एंटरटेनमेंट मैगजीन की रिपोर्टर। अर्पिता क्यों से किसी मॉडल की शेड्यूल के बारे में पूछ रही थी? 1 मिनट रुको, पूछकर बताती हूँ। प्रिया ने फोन रखा। जल्द ही उसने मैसेज करके अर्पिता को रिप्लाई भी कर दिया। मैसेज में कायरा के पर्सनल शेड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा गया था कि वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी। बच्चों का थीम पार्क। अर्पिता ने जैसे ही अपने फोन पर वो मैसेज पढ़ा, उसके पैर सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए और वो गिरते गिरते बची। क्या ये जगह अनन्या की उम्र के लोगों की फेवरेट नहीं होगी? कायरा कैसे वहाँ हो सकती है? मैंने सुना है कि इस जगह पर कोई चैरिटी इवेंट है और कायरा इस इवेंट को अटेंड करने वाली हैं। हालांकि इन्फॉर्मेशन कहीं से कंफर्म नहीं हुई, तो शायद ये गलत भी हो सकती थी। तुम वहाँ जाकर अपनी किस्मत आजमा सकती हो। प्रिया ने दूसरा मैसेज किया। अर्पिता ने अपने फोन को बैग में रखने से पहले प्रिया को एक दिल का इमोजी भेजते हुए रिप्लाई किया। अर्पिता जैसे ही थीम पार्क पहुंची, अपने सामने दिख रहे नजारे को देखकर वो दंग रह गई। उस थीम पार्क की एंट्रेंस पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। यहाँ तक कि उसके सामने की सड़क पर भी ट्रैफिक लग चुका था। उस जगह काफी शोर भी था, क्योंकि बाहर चैरिटी इवेंट हो रहा था और उसे इवेंट में भाग लेने वाले लोग बहुत से बच्चे ही थे। जब अर्पिता ने देखा कि उस भीड़ में बहुत सारे लोग कायरा के फैंस भी थे, अर्पिता की आंखों में चमक आ गई। अगर वहाँ उसके इतने सारे फैंस थे, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन जरूर सही थी।
अर्पिता को पहले की जगह याद आने लगी जहां कायरा के चाहने वालों का इतना जमावड़ा था। उसके चाहने वालों से इस तरह अपने लिए सामने की जगह के लिए लड़ना गलत बात होती, और भले ही वो किसी तरह अपने लिए सामने की जगह पा भी लेती तो उसे कायरा से मिलने का मौका नहीं मिलता, न ही पब्लिसिटी डील के बारे में डिस्कस करने का। अर्पिता को आप कुछ और सोचना होगा। उसने अपनी आँखों को बंद किया और कुछ सोचने लगी। उसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और तभी उसकी नजर के सामने बने स्टेज की ओर गई। स्टेज के सामने बहुत भीड़ जमा थी। अर्पिता वहां से कायरा को अप्रोच नहीं कर सकती थी, लेकिन शायद बैक स्टेज जाकर कुछ बात बन पाए। अर्पिता अपने मन को पक्का किया और टिकट सेंटर जाकर अपने लिए टिकट खरीदने लगी। पार्क में जाने के बाद वो इवेंट के क्रू मेंबर्स के करीब रहने लगी और सबकी नजरों से छुपकर वो चुपके से बैक स्ट्रीट में वेटिंग रूम के पास चली गई। अर्पिता फाइनली वेटिंग रूम के दरवाजे को धक्का देने वाली थी कि किसी ने अंदर से दरवाजा खोला। बेसबॉल कैप पहने हुए एक लड़की अपना सिर झुकाए नीचे बाहर निकल रही थी। वो दोनों एक दूसरे से टकरा गईं। वो दोनों सिर एक दूसरे से टकराया और वो दोनों एक ही समय पर एक साथ बोल पड़ी, तुम। अर्पिता को समझ आया कि उसने कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला दिया था और उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे बोलने लगी, क्या तुम भी यहाँ कायरा से मिलने आई हो? मैं भी उसी से मिलने आई हूँ। तो तुमने हार नहीं मानी? बेसबॉल कैप पहनी वो लड़की अर्पिता की ओर हैरानी से देखते हुए पूछने लगी, तुमने भी तो हार नहीं मानी? मैं यहाँ कायरा से मिलने आई हूँ और मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगी। बाय द वे, क्या वो अंदर है? अर्पिता वेटिंग रूम की ओर इशारा करते हुए पूछने लगी। अगर उसे अच्छी तरह याद था तो वो बेसबॉल कैप पहनी हुई लड़की अभी अभी अंदर से ही बाहर आ रही थी। नहीं, अंदर नहीं है। वो बेसबॉल कैप पहनी हुई लड़की के जवाब देने के तरीके से वो काफी थकी हुई नजर आ रही थी, जैसे कि वो बहुत दिनों से सोई ना हो। जब वो दोनों ने बाहर से किसी के आने की आवाज सुनी तो वो दोनों एक दूसरे की ओर देखा और समझकर दोनों अलग अलग दिशाओं में चली गयी। जहां अर्पिता ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो कायरा को कहाँ ढूंढे, जो कि वो वेटिंग रूम में भी नहीं थी, उसी समय कायरा के बॉडीगार्ड ने उसे देख लिया और उसे बैक स्टेज से बाहर निकाल दिया। फ्रंट स्टेज पर कायरा का इंतजार करने के अलावा अब उसके पास कोई चारा नहीं था। इवेंट की शुरुआत से अंत तक कायरा नजर नहीं आई। हालांकि अर्पिता वो बेसबॉल कैप पहनी हुई लड़की को देख पा रही थी, जो भीड़ में बच्चों का ख्याल रख रही थी। उसके हाथ में खिलौने से भरा एक बहुत बड़ा बैग था, जिसमें से वो सेंटा क्लॉज की तरह बच्चों को खिलौने बांट रही थी। अर्पिता उसके काम से प्रभावित होकर खुद भी कायरा की ओर ध्यान देने के बजाय बच्चों के साथ उनका ख्याल रखने हुए खेलने लगी। इवेंट के खत्म होने पर अर्पिता उस बेसबॉल कैप पहनी हुई लड़की को ढूंढने लगी। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन तब तक वो चली गई थी। उसने अपने आसपास उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उससे वो कहीं नहीं दिखी। तभी उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, कायरा! अर्पिता को शॉक लग गया। वो उस थीम पार्क की एंट्रेंस की तरफ मुड़ी और उसे वही सेम व्हाइट कार नजर आई जो उसने सुबह देखी थी, जो अब वहाँ से जाने वाली थी। वो आगे की ओर भागी, लेकिन भीड़ में पीछे रह गई। उसका घुटना एक पत्थर से जा टकराया। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो जोर जोर से गहरी सांसें लेने लगी। जब उसने अपने आप को संभाला, उसके सामने कायरा का कोई नामो निशान नहीं था। आज भी कायरा से मिलने का उसका मौका वेस्ट हो गया। अर्पिता ने गुस्से में आकर अपने सामने रखे बेंच पर लात मारी। जब उसने उठने की कोशिश की तब उसे समझ आया कि उसे अपने घुटने में इतना दर्द हो रहा था कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसी समय उसका फोन बजने लगा। जब उसने देखा कि संजय कॉल कर रहा था, उसने जल्दी से फोन उठा लिया। कहाँ हो तुम?